वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच का कहना है जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें देकर रिहा किया जाए, जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस जुमरे में लाया जा सकता है। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। इसे इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कल भी कहा था 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। 26वीं आईनी तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा पहले हफ्ते ये केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हमारे पास आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। माहिर साफ कहते हैं मुल्जिम का बुनियादी हक है कि ट्रायल में सजा या जजा वक्त के साथ मिलनी चाहिए। मुल्जिमान जेल में इसलिए हैं क्योंकि फैसले नहीं हो रहे। जो लोग बरी हो जाएंगे वो अपने घरों को जा सकेंगे। हाई कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि इन फैसलों को देख सकें। हक है हर मुल्जिम का को जो सजा या जजा वाली बात जो है वो सूरत के साथ हो और वो रुकनी नहीं चाहिए। खास तौर पे उन मामलात में जहाँ पे उसकी ट्रायल के रुक जाने से या उसके फैसले न होने से जेल में मौजूदगी है वो उसके लिए काबिल तकलीफ भी है। और ये मेरे ख्याल है रुकने तो चाहिए भी नहीं थे कि इनके फैसले ना हो। जिन लोगों को सजा जो नहीं होनी यानी उनको बरी करना है तो वो किस लिए जेल में बैठे रहे। इस तरह तो अपील का भी हक उनको नहीं था ना। मिलिट्री कोर्ट्स में जो मामला थे वो मिलिट्री कोर्ट के कानून के तहत जो है अपील लाया करती है विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उसके बाद आप देखेंगे कि 3 मामलात हैं जिनके ऊपर आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास भी वो इख्तियार हासिल है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं फैज हमीद ने बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद सबूत और डिवाइसेस दे दी हैं। बानी और उनके हवारियों के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। पीटीआई की जानिब से एक नई सोशल मीडिया मुहिम चलाई जाएगी। शाम के कैदियों की फुटेज दिखाकर पाकिस्तान का जिक्र किया जाएगा। खान साहब के लिए मुश्किलात इंतहाई दर्जे की बढ़ गई हैं। अगर मिलिट्री ट्रायल होगा फैज हमीद शवाहिद और गवाहियां और डिवाइसेस दे चुका है जिसमें इमरान खान साहब फंस जाते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना चार्ज शीट है, ये हमारी कन्वेंशनल कोर्ट्स की तरह चार्ज शीट नहीं है। फौज अपनी अदालत में फैसला समरी ऑफ एविडेंस होता है। पहले समरी ऑफ एविडेंस होता है, उन्होंने कंपाइल कर लिया ये गुनाहों की सजा तो कंफर्म होगी। मुझे इसके अंदर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ट्रायल एक का इधर होगा तो दूसरे का जर्मनी में तो नहीं हो सकता ना। आपके कल परसों तरसों में फिर एक कैंपेन सोशल मीडिया टीम पीटीआई की लेके आ रही है जिसमें सीरिया की वीडियोस कैदियों की ये शो किया जाएगा कि पाकिस्तान की वो कैदी हैं। बानी पीटीआई मौजूदा पार्टी लीडरशिप से नाराज। बानी ने शिकवा किया है कि अखबार की खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे बाहर दोस्ताना माहौल है। क़यादत पर अदम एतमाद जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है कि बाहर सब गुटी गुटी चल रहा है। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल की अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान पार्टी क़यादत से मुतालिक शिकायतें की। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और सियासी मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की सियासी मैदान में मुफाहमती अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जमात इस्लामी रहनुमा लियाकत बलोच और JDA के रहनुमा सफ्तर अब्बासी से टेलीफोनिक रब्ता भी किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुफाहमत के अमल को मौका देने और कोशिशों को तेज करने पर इत्तफाक किया गया। जनरल फैज का विट जल्द नून लीग के गले पड़ने वाला है। पीटीआई रहनुमा ज़रताज गुल की प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा कि पहले नून लीग ने 9 मई की तस्वीर पढ़ी लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 फरवरी का इलेक्शन जीत गए, अब इन्हें नया वेद मिल गया है, एक और कोशिश कर लें।
پہلے تو شروع کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب سے. 9 مئی کا ورد اور تسبیح PMLN بار بار پڑھتی رہی, اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی اور ہم نے الیکشن بھی جیت لیا. آپ ایک اور آسرا کر لیں, آپ ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیں. اگر یہ اتنا سیریس ایشو ہے, یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. یہ ورد اور یہ تسبیح PMLN کو جنرل فیض والے بھی خود ہی گلے پڑے گی, ہمارے اس بات سے کوئی تعلق. پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے اوپر بلیو کرتی ہے, میچورٹی شو کی ہے. اگر اس کو کوئی اپنی کمزوری سمجھتا ہے, اور یہاں پہ جو میرے ساتھ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ سلطان راہی بن کے تسی اینج کر لو, تسی اونج کر لو, ہم کسی پنجابی فلم کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے TORs طے کر لیے ہیں. ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی مذاکرات کرنا چاہے تو ٹھیک, نہیں تو ان کی مرضی. مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھا. کمیٹی کی اپنی انفارمل میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے اندر ہم نے اپنے حوالے سے جو TORs وغیرہ جو چیزیں طے کرنی تھی وہ کی ہیں, لیکن باقاعدہ فارملی میں مذاکرات کی ابتدا کی. تو باقی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ شام تک پتہ لگ جائے گی. ابھی اجلاس کے بعد اجلاس کے دوران ہم طلال چودھری صاحب نے جب یہ کہا کہ مائنس عمران خان صاحب مذاکرات ہوں گے یا اس قسم کی انہوں نے بات کی, تو میں نے تو انہیں اسٹریٹ اسی وقت رسپونڈ کر دیا تھا. اگر آپ انہیں باہر رکھ کے یا مائنس کر کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مذاکرات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہوں گے اور ایسے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. جس وقت پارلیمنٹ آئی تھی اس وقت بھی مذاکرات کی بات کی تھی, آج بھی مذاکرات کی بات کی ہے, لیکن یہ بغیر کسی کمزوری کے, بغیر کسی مجبوری کے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے جناب, ہماری طرف سے کوئی زبردستی ضرور. اپوزیشن کے چند اتحادیوں کو PTI کے حکومت سے مذاکرات پر تحفظات ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ محمود اچکزئی کا موقف ہے کہ احتجاج پر ایکشن لینے والی حکومت سے مذاکرات کیوں کیے جائیں. نعیم اشرف بٹ نے ہمیں جوائن کیا, ان سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں. نعیم, بتائیے گا کون سے اتحادیوں کو جو ہے اس کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں؟ جی, ابھی آپ کو پتا ہے کہ PTI کی جو کمیٹی ہے اس کے جسٹ ایک پریلیمنری جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں حکومت کے 2 شخصیات, اجاز صادق اور رانا ثناءاللہ سے, اور اس پر بھی جو ان کے اتحادی ہیں اپوزیشن میں محمود خان اچکزئی جو اتحاد کے سربراہ بھی ہیں اپوزیشن کے, انہیں اعتراض ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو آپ کا احتجاج تھا اس پر جو ایکشن ہوا, جو آپریشن ہوا, اسی حکومت سے وہ آپریشن کرنے والی سے آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ان کو منانے کے لیے آج اسد کیسر جو ہیں وہ ملاقات بھی محمود خان اچکزئی سے کریں گے. اس کے علاوہ PTI کے اندر بھی جو کمیٹی کے ارکان ہیں 5-6, ان کے علاوہ جو رہنما ہیں انہیں کچھ تحفظات ہیں حکومت سے مذاکرات کے بارے میں, اور ان کا بھی یہی موقف ہے جو کہ محمود خان اچکزئی کا ہے. لیکن کمیٹی چونکہ جو بانی PTI نے بنائی ہے وہ سینئر موسٹ لوگ ہیں, وہی پارٹی چلا رہے ہیں, تو وہ سارے مذاکرات کے حق میں ہیں اور وہ اعتراضات اب پارٹی کے اندر بھی دور کر رہے ہیں اور اتحادیوں کے بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کنفرم ہے کہ PTI کے اندر کچھ لوگ اور محمود خان اچکزئی ان کو اعتراضات ہیں, اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. نعیم اشرف بٹ, ہیڈ آف انویسٹیگیٹنگ سیل, ہمارے ساتھ موجود ہے اور تفصیلات بارے آگاہ کر رہے تھے. مصدق ملک قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. لیکن سر ہم اس وقت بھرپور انداز میں IMF کے ساتھ بھی اور دیگر ملٹی لیٹرل کی سپورٹ کے ساتھ ان کے پاس ہم اپنا پورا ایجنڈا لے کر گئے ہیں کہ یہ کیپٹیو پاور کو بند کرنا ملکی مفاد میں نہیں ہے, اکنامک مفاد میں نہیں ہے, اکاؤنٹنگ کے نقطہ نظر سے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی, اور آپ ایفیشنٹ یوز آف انرجی کو تبدیل کر رہے ہیں ان ایفیشنٹ یوز کے اندر. اس وجہ سے اس وقت جو ہمارا محکمہ یا ہماری وزارت جو ہے وہ بھرپور مقدمہ لڑ رہی ہے کہ LNG یہ جو کیپٹیو پاور ہے اسے بند نہیں کیا جائے, مگر اس وقت IMF کا مینڈیٹ بہرحال ہم پر ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کر پائیں گے. بہت شکریہ جی. نوید قمر صاحب ٹو آسک ون کوسچن. اور اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں وزراء کی عدم حاضری پر احتجاج کیا. شاہزیہ مریم نے کہا ہے کہ حکومتی وزراء نے ایوان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, وزراء ایوان میں آ کر سوالوں کے جواب دیں. PTI کے اسد قیصر نے کہا کہ حکومت معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی, حکومت مسائل کا حل نہیں چاہتی اور نہ ہی ان پر اہمیت دیتی ہے. اور آپ کی ڈس پلیجر ایکسپریس کرنے کے باوجود آج ایوان کا یہ حال ہے کہ منسٹرز موجود نہیں ہیں. اٹس ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ سر. انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے شاید کارروائی کا منسٹرز نے آج پھر. ہاؤس کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے کل لیٹر لکھا ہے
प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैं तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से जवाब नहीं लूंगी। We need the federal minister to come on the floor of this house and answer questions that not pertain to Shazia Mari और आगा रफीउल्लाह but to the people of Pakistan। आप मुसलसल इस पे नोटिस ले रहे हैं लेकिन हुकूमत को संजीदा नहीं ले रही है, ये गैर संजीदगी है और इसका मतलब ये है कि हुकूमत की न कैपेसिटी है, न ख्वाहिश है, न मसाइल का हल चाहती है और न इस पार्लियामेंट को वो अहमियत। सेनेट इजलास में सेनेटर सादिया अब्बासी ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर एहतजाज किया। कहा वज़ीर दाखिला को कभी ऐवान में नहीं देखा, वज़ीर का काम है कि जवाब दें। वज़ीर दाखिला को पाबंद किया जाए, वो ऐवान में आए। पैनल ऑफ चेयर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा वज़ीर दाखिला की छुट्टी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त आई है, वज़रा से गुजारिश की जाएगी कि ऐवान में आया करें। ये जो सवालात हैं ना, ये इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से हैं। इस ऐवान में मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है और वो कभी भी नहीं आते। लॉ मिनिस्टर साहब इतनी मसरूफियात के बावजूद इस हाउस में आते हैं और जवाबात देते हैं, ये उनका काम नहीं है। जो मुतल्लिका वजीर है उसका काम है आना यहाँ और जवाब देना। यही काम वो नेशनल असेंबली में भी कर रहे हैं और वहाँ दोनों साइड से अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी इतराज़ किया इस बात में। इसलिए आप उनको पाबंद करें कि वो यहाँ आएँ और आके जवाबात दिया करें और आके मेंबर्स को यहाँ फेस करें। उनकी छुट्टी की दरख्वास्त बाज़ाब्ता आई हुई है, लेकिन उसूली तौर पे आप ठीक फरमाती हैं, ये गुजारिश की जाएगी वज़रा को कि वो आया। पुलिस के खिलाफ फैसला आए तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजों को सिक्योरिटी देना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। महकमा दाखिला के नुमाइंदे ने मौक़िफ़ अपनाया कि पोलियो ड्यूटी के बायस अगले हफ्ते पुलिस मसरूफ होगी। इंसदाद पोलियो मुहिम के बाद जजों को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि पोलियो ड्यूटी के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। जनूबी इस्लाम में अदालतें बंद हैं, वकला एहतजाज पर हैं। वज़रा और अफसरान के घरों में तो इजाफी गाड़ियां होती हैं लेकिन जजों के लिए नहीं। करम में जो हुआ वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया तो रिपोर्ट तलब करेंगे, जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय करेंगे। अदालत ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस के लिए मुजवजा नामों की फहरिस्त सामने आ चुकी है। पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध के सदर काजी बशीर सिंध हाई कोर्ट जज के लिए नामजद कर दिए गए। शाजिया हंजरा एडवोकेट को सिंध हाई कोर्ट जज के लिए नामजद किया गया है। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर, प्रोसिक्यूटर जनरल फयाज शाह, मेहरान मोहम्मद शाह और मेमा मंसूर को सिंध हाई कोर्ट के जज के लिए तजवीज़ किया गया है। फारूक एच नाइक और जियाल नजार ने 11 नाम हाई कोर्ट जज के लिए तजवीज़ किए हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट जजेस के लिए हतमी फैसला करेगा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए नाम सामने आ गए। फहरिस्त जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 21 नाम तजवीज़ किए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 11 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस मंसूर ने साबिक रजिस्ट्रार जजीला असलम का नाम भी तजवीज़ किया। सैयद अली जफर ने 3, फारूक एच नाइक ने 8 नाम तजवीज़ किए। दस्तावेज के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब आसमा हामिद का नाम भी ज़ेर गौर आएगा। आदिल मज़ई केस में इलेक्शन कमीशन के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत का नाम भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान का नाम भी ज़ेर गौर आएगा। इसहाक डार के सेनेटर मुंतखब होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले नवाज़िश पीरजादा का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा को फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने बताया कि मेरा वीजा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की केस की समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने की। वकील मिस्टर स्मिथ ने बताया कि अमेरिका भेजा गया वफ्द 5 रोज ताखीर से पहुंचा। 8 रोजा वक्त आज खत्म हो गया। वफ्द की वापसी का वक्त आन पहुंचा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने भी वहां मुलाकात नहीं की। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर अदालत बरहम हो गई। कहा कि डॉक्टर फौजिया यहाँ हैं, वफ्द ने कितने दिन वहां रुकना है। मिस्टर स्मिथ वहां अकेले हैं, सफीर ने भी कुछ नहीं किया। आपकी तरफ से सुस्ती और मामला दुरुस्त नहीं है। वजारत खारजा मामले पर मुकम्मल रिपोर्ट दे। अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ और सफारत खाने ने क्या किया। नुमाइंदा वजारत खारजा ने बताया कि डॉक्टर फौजिया का वीजा सफारत खाने में मंजूर नहीं किया। उम्मीद है कि जल्द अलग से वीजा लग जाएगा, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। अदालत ने केस की मजीद समाअत अगले जुमा तक मुलतवी कर दी है।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा कि ऐवान सदर से बिल पर एक एतराज लगाकर वापस स्पीकर को भेजा गया था, जिसको ठीक करके वापस ऐवान सदर भिजवा दिया गया। उसके 22 दिन बाद ऐवान सदर से बिल पर मजीद एतराजात लगाकर स्पीकर के बजाय वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवाया गया। जब दूसरी बार एतराज किया गया तो उस वक्त 10 दिन का वक्त गुजर चुका था। ये नहीं मालूम कि सदर मुमलिकत ने क्या एतराज लगाया आपके बिल पे? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए और वो मौलाना साहब को भिजवा दिए गए। जो स्पीकर साहब की तरफ से बिल गया था वो उसमें सिर्फ एक एतराज लगा था, वो करनी गलती थी। इन द एंड ऑफ अक्टूबर जो है ना वो उन्होंने एतराज भिजवा दिया था, तो उसके बाद इस एतराज को प्रेस नहीं किया ऐवान सदर ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि खत्म हो गए एतराजात जितने भी थे, क्योंकि पीस मील में नहीं हो सकते, वन गो में। 13 नवंबर को यानी तकरीबन 22-23 दिन के बाद नए एतराजात लगा दिए गए और वो लेटर्स जो है ना वो भिजवा दिया गया। स्पीकर को भिजवाना था, स्पीकर को नहीं भिजवाया गया, पार्लिमानी उमूर की वजारत को भिजवा दिया गया। दूसरे फेज में जो एतराजात लग नहीं सकते थे, फिर 10 दिन का पीरियड वो ऑलरेडी गुजर चुका था और फिर जो मुतलका जो है दफ्तर को नहीं भिजवाया गया। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड जो है हमारे पास है और हमारा गिला यकीन बनता है सदर साहब से, एक तो आपने अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड किया और दूसरा जो है वो फिर आखिर तक हमें अंधेरे में भी रखा। ये डॉक्यूमेंट जो है वो कभी भी स्पीकर को नहीं भिजवाया। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। शाम से लेबनान के शहर बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी चार्टर परवाज के जरिए वतन पहुंचे। एहसन इकबाल ने कहा कि शाम की ताज़ा सूरत-ए-हाल के बायस ज़ायरीन वहां फंस गए थे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आप सब जो शाम में मौजूद थे, शाम की जो नई सूरत हाल पैदा हुई जिसमें वहाँ के हालात के पेश नज़र पाकिस्तानी ज़ायरीन और दीगर जो हमारे हम वतन थे वो महसूर हो गए, तो उसी वक्त वज़ीर आज़म ने हदायत की कि उन पाकिस्तानियों को बहिफाजत वापस वतन लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। ख़ुसूसी तौर पे लबनान के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर आपके पाकिस्तानियों के पास पासपोर्ट है तो उसको आप लबनान में दाखिले का वीज़ा समझें। कराची सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब सीमेंट से भरे ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में ट्रक पर लदी सीमेंट की बोरियां गिर गईं। हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफे की वजह तामीराती काम है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने ARY से गुफ्तगू में कहा है कि सड़कें बन रही हैं जिसकी वजह से डंपर्स को रियायत देनी पड़ती है। ट्रैफिक हादसात में 57% मोटरसाइकिल सवारों की अमवात होती हैं। ज्यादातर हादसा डंपर ड्राइवर की कोताही की वजह से होते हैं। कराची अब दोबारा डेवलपमेंट फेज में है, रोड्स नए बन रहे हैं, क्या अभी डेबरी जो है उठाने के लिए आपको डंपर चाहिए, मटेरियल को लाने के लिए भी आपको डंपर। मिसाल के मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके लिए हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ती है डंपर्स को। 57% फर्टिलिटीज मोटरसाइकिल को होती है। बाकी चीज़ों के अलावा डंपर ड्राइवर की रेश, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जिस पे हम बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ आ रहे हैं। तकरीबन 80% बैकलाइट नहीं होती, 75% हेलमेट नहीं पहनते, 85% जो है बैक व्यू मिरर्स के बगैर गाड़ी चलाती है। एयरपोर्ट का वाकया पेश आया, स्टार गेट की तरफ नाका लगा दिया, उससे शारे फैसल जो है चौक हो जाती है। इशू है, इसको हल करने की हमने कोशिश की है। कल ही मैंने मीटिंग की है कि रिलोकेट कर दें इस नाके को, कि थोड़ा सा हम आगे ले जाएं ताकि शारे फैसल पे पहले जो प्रेशर आता है वो खत्म हो जाए। छोटी सी ग्लिच है, लेकिन सॉर्ट आउट करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में जारी आलमी कुतुब मेले का आज दूसरा रोज है। कुतुब मेले में अदब, सियासत, फिक्शन की किताबों समेत स्कूल के कोर्स भी दस्तयाब हैं। कुतुब मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मजीद जानते हैं अनवर खान से। जी अनवर। आलमी कुतुब मेले का दूसरा दिन है और मेरे पस मंजर के अंदर आप देख रहे होंगे
ایک خاصی بڑی تعداد کے اندر طالبات موجود ہیں. تو میرے دوسرے دن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس وقت یہاں پہ کتابوں کی جو ایک مخصوص رعایت ہوتی ہے جو 40 سے 50% ہوتی ہے، اب اس کو اوپن کر دیا گیا ہے. یعنی جو پبلشر چاہے وہ اس سے رعایت کو بڑھا سکتا ہے. تو اس طرح 70% سے زائد رعایت کے اوپر اب کتابیں بآسانی دستیاب ہیں، اور طالب علم اور شہری اس بات کے اور خاص خوش نظر آتے ہیں کہ ون ونڈو کی تمام سہولتیں ان کو بآسانی یہاں پر دستیاب ہیں. شہریوں کی خاصی بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں موجود ہے، اور دینی مدارس کے طلباء و طالبات نے بھی اس کتب میلے کا رخ کیا ہے. شہر کے مختلف علاقوں سے، مختلف نجی سرکاری تعلیمی اداروں سے طلباء و طالبات اور شہریوں کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے. جی، ملک بھر میں جاڑے نے دھوم مچائی ہوئی ہے. گلگت بلتستان میں برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. سڑکیں، مکان اور درخت برف باری سے ڈھک گئے ہیں. سردی کی شدت بھی بڑھ گئی. استور میں درجہ حرارت -11 اور اسکردو میں -9 تک پہنچ گیا ہے. شمالی بلوچستان میں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. کوئٹہ میں پارہ -6، قلات اور زیارت میں -5 تک گر گیا. کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار ہے. پارہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. برطانیہ میں زرعی خاندانوں کے لیے وراثتی ٹیکس سے استثناء ختم کرنے کے خلاف لندن میں کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے. سینکڑوں ٹریکٹروں نے وسطی لندن میں پارلیمنٹ کے قریب سڑکوں کو بلاک کر دیا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ وراثتی ٹیکس سے استثناء ختم کرنے سے خاندانی فارمز تباہ ہو جائیں گے اور خوراک کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی. اس ٹیکس کی وجہ سے وہ اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور ہیں. یہ ہمارے زرعی تابوت میں آخری کیل ہے. برطانیہ کے مسابقتی سپر مارکیٹ سیکٹر بیرون ملک سے سستی درآمدات اور بریگزٹ کے بعد سبسڈی میں کٹوتیوں کی وجہ سے ان کی آمدنی پر برسوں سے کمی آئی. وراثت کے نئے قوانین کے تحت 2026 سے 10 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کے فارم کی قیمت پر 20% ٹیکس ادا کیا جائے گا. برطانوی حکومت واضح کر چکی ہے کہ وراثتی ٹیکس پالیسی پر کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا. وزیر ماحولیات نے کہا ہے کہ حکومت دیہی امدادی اسکیموں کے ذریعے کسانوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے. امریکی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ مجرموں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا. صدر جو بائیڈن نے ایک دن میں 39 مجرموں کو معافی دے دی. 1500 مجرموں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کیا. ریپبلکنز نے صدر جو بائیڈن کے اقدام پر کڑی تنقید کی. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر بائیڈن مجرموں کو دوسرا موقع دے رہے ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق معافی حاصل کرنے والوں کی اکثریت کو منشیات سے منسلک جرائم کی وجہ سے سزا ہوئی تھی. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اسرائیل اور حماس جنگ بندی پر آمادہ نظر آتے ہیں. امید ہے کہ جنگ بندی اسی ماہ ہو جائے گی. لیبنان میں جنگ بندی کے بعد حماس کا موقف بدل گیا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج دوسرے میچ میں ٹکرائیں گی. سینچورین کا سپر سپورٹس پارک پاکستان کا پسندیدہ گراؤنڈ ہے. اس میدان میں قومی ٹیم جنوبی افریقہ سے کوئی T20 نہیں ہاری ہے. چیمپئنز T20 کپ میں آج ہوگا ڈبل ایکشن. پہلے میچ میں سٹالینز اور ڈولفنز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. ٹیم سٹالینز کی بیٹنگ جاری ہے. دوسرا میچ پینتھرز اور مارکورز کی ٹیموں کے درمیان ہوگا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AR